नमस्कार दोस्तों, आज आपने दुनिया के कई सारे बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के नाम जरूर सुने होंगे कि अरे ये वाला देश तो बड़ा खतरनाक है, वो वाला देश तो बड़ा खतरनाक है। पर क्या कभी आपने सुना कि एशिया का एक छोटा सा देश जिसका नाम है जापान, उसने बड़े बड़े देशों की दुनिया हिला दी थी। यानी कि आसपास के देशों के ऊपर कब्जा किया, अपना गुलाम बनाया और यहाँ तक कि आगे होकर अमेरिका के ऊपर तक हमला कर दिया और 2 घंटे में अमेरिका के अंदर बहुत कुछ सत्यानाश कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जापान ने आगे होकर अमेरिका के ऊपर हमला किया और बदले में परिणाम आप सभी जानते हैं। अमेरिका ने परमाणु छोड़ दिया जापान के ऊपर और हिरोशिमा नागासाकी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और ऐसे करके जापान की पूरी तरीके से कमर टूट गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे रीजन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे जापान पावरफुल बना, क्यों आखिरकार मजबूर हुआ अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए, सब के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है मैप, वर्ल्ड मैप है ये, और वर्ल्ड के मैप में चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा देश। हमारे देश से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ड्रैगन टाइप का ऑरेंज कलर में एक छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है जापान, और इससे जापान से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। यानी कि इस मैप को थोड़ा सा घुमाया जाएगा ना तो आपको अमेरिका इस तरफ दिखाई देगा। ये है रशिया का आखिरी छोर और इससे आगे अमेरिका का एक पार्ट अलास्का शुरू होता है। तो ये रहा, अगर हम इसे जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये रहा जापान। अब जापान ने हमला क्यों किया ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलना होगा। अब हुआ क्या है, एशिया के अंदर एक समय जापान बहुत ज्यादा पावरफुल बना। यानी कि ये बात है 1930 के दशक की। 1930 के दौरान जापान को लगा कि हमें बहुत जल्दी सब प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट कर लेंगे तो दूसरे देश हमसे आयात कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे और ऐसे करके हम हमारे बिजनेस को बढ़ावा देंगे, साथ ही आसपास के देशों के ऊपर अपना दबदबा कायम रहेगा। भाई ठीक किया, जापान ने 1930 के आसपास जो है डेवलपमेंट का काम शुरू किया और 30 सालों के अंदर जापान ने इतना कुछ डेवलपमेंट किया कि पूरे जापान के अंदर सड़क जाल बिछा दी, पूरे जापान के अंदर रेलवे लाइनें बिछा दी, पानी की उचित व्यवस्था कर दी, खाने पीने की, मैन्युफैक्चरिंग हब, सब कुछ इसने कंप्लीट कर दिया। अब जापान अंदर तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, फिर भी जापान के पास में 2 चीजों की बहुत ज्यादा कमी थी और अगर ये कमी उसके पास में पूरी ना हो पाई तो जापान नहीं चल पाएगा। अब ये 2 कमी क्या थी, पहली कमी थी लोहे की और दूसरी कमी थी तेल की। अब तेल इसको चाहिए था, लोहा भी इसको चाहिए था, तो इसने सोचा आसपास की कंट्री के ऊपर कब्जा करना शुरू करो और जिस देश के पास में लोहा और तेल बहुत मात्रा में है वहां कब्जा करके गुलाम बना के उनसे निकालना शुरू करो। अब इसने क्या किया, जापान ने जैसे जैसे ये आगे बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले इसने कोरिया को अपना गुलाम बनाया। जैसे ही कोरिया इसकी गुलामी में आ गया उसके बाद में दूसरी नजर थी इसकी चाइना के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने सुन रखा था कि चाइना के पास में रेयर अर्थ खनिज बहुत सारा है और अगर ये सारी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ऑयल भी बहुत होगा, लोहा भी बहुत होगा और क्यों ना चाइना को अपने अंडर में कर लिया जाए। एक दिन अचानक से चाइना के ऊपर इसने हमला शुरू किया तो चाइना का ये जो आपको पूर्वी भाग दिखाई दे रहा है, इस पूरे पूर्वी भाग के ऊपर इसने कर लिया अपना कब्जा। कब्जा तो किया ही किया, साथ ही आप सभी ने नारजिंग नरसंहार का नाम जरूर सुना होगा। नानजिंग के ऊपर जैसे इसने हमला किया तो वहां लाखों लोगों की मौत हो गई क्योंकि जापानी सैनिक बहुत बुरी तरीके से चाइना के लोगों को मारना शुरू हो गए। अब ये खबर कहां पहुंची, ये खबर पहुंची अमेरिका। जब ये खबर अमेरिका में पहुंची तो अमेरिका ने बोला कि तुम चाइना वालों के साथ में जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हो, ये मत करो। जापान ने बोला कि हम अत्याचार ऐसे ही नहीं कर रहे, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, साथ ही एशिया के अंदर हमको पावर भी बनाना है। अब अमेरिका वहां डरना शुरू हो गया क्योंकि अमेरिका हमेशा ये बात सोचते आया है कि पूरी दुनिया में अगर डंका किसी देश का बजे तो वो है अमेरिका। अमेरिका अगर किसी देश को ये बोल देगा आपको यही काम करना है तो वो यही करे। अब अमेरिका सोचना शुरू हो गया कि जैसे जैसे जापान पावरफुल बनेगा वैसे वैसे एशिया की सारी कंट्री उसके अंडर चली जाएगी और जब सब कंट्री उसके अंडर में चली जाएगी तो फिर आने वाले समय में लोग जापान को पूजेंगे, अमेरिका को नहीं पूजेंगे। अब अमेरिका ने यहाँ पर एक नए प्रकार की चाल चली। अमेरिका ने बोला कि भाई ऐसा क्या चाहिए आपको कि इन देशों के ऊपर आप कब्जा कर रहे हो। तो जापान ने बोला कि मैंने सुन रखा है कि चाइना वालों के पास में लोहा और तेल बहुत ज्यादा है, मुझे तेल और लोहा चाहिए इनसे और कुछ नहीं। अब अमेरिका ने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए,
चाइना वालों को ऐसे ही गुलाम बना के जैसा आपने रख रखा है वैसे करो, अत्याचार मत करो, बदले में मैं आपको कम रेट में कम प्राइस में क्या दे दूंगा, लोहा भी दे दूंगा और तेल भी दे दूंगा। क्योंकि जापान को जितना लोहा और तेल चाहिए था ना उसका 80% अकेले अमेरिका से आया करता था एक टाइम पे। तो इनका एक समझौता होता है 1937 में। 1937 में एक समझौता होता है जिसमें जापान को लोहा और तेल देने की बात कर दी किसने, अमेरिका ने। अब जापान और भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है, सड़क बहुत अच्छे से बना दी, रेलवे लाइन क्योंकि लोहा अच्छा मिल रहा है रेलवे लाइन ये कर दी, विमान बहुत अच्छी तरीके से बना रहा है, सब चीज़ें ये करना शुरू हो गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। पर फिर भी जापान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और जापान लगातार नानजिंग नरसंवार के अलावा ताइवान की अगर हम बात करें, आप सभी ने जरूर सुना होगा कि चाइना कई बार बोल चुका है कि मुझे ताइवान को वापस लेना है क्योंकि ताइवान छूट चुका है हमसे। ताइवान अगर अलग हुआ है, छूटा है, तो उसका रीजन केवल एक है और वो है जापान। क्योंकि आज अगर आप ताइवान के अंदर जाओगे ना तो आपको जापानी संस्कृति देखने को मिलेगी, चाइना की संस्कृति नहीं, क्योंकि जापान ने पूरे 50 साल इसके ऊपर राज किया। अब जापान यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा था जबकि उसको सब कुछ मिल रहा था। एक दिन अचानक से अमेरिका को गुस्सा आया कि भाई साहब हमने आपको तेल भी दिया, लोहा भी दिया, सब कुछ दिया, पर आप मानने के लिए रेडी नहीं हो, आप लगातार इन देशों के ऊपर हमला कर रहे हो, नरसंहार कर रहे हो, इसलिए आज से हमारी डील कैंसिल होती है। तो जो डील 1937 में कर दी गई थी वो डील 1941 के आते आते खत्म। 1941 में अचानक से अमेरिका ने अनाउंस किया कि अब तक मैंने जो आपको तेल लोहा दिया है वो तब तक दोस्ती में था, अब अपनी दुश्मनी है, अब मैं आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देने वाला हूं। और जैसे इस प्रकार का अनाउंस हुआ, क्योंकि आप देखो अगर सीधा किसी को मिल रहा है तो वो अच्छे से काम करेगा। अब तो वापस वही वाली बात रह गई ना कि किसी और देश के ऊपर हमला करना, किसी और देश से लूटना, ढूंढना कौन से देश के पास तेल है, लोहा है। अब जापान परेशान हो गया, जापान को लगा भाई अमेरिका अगर ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा। और जापान ने बोला भाई अमेरिका तू ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका ने बोला जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं तो तेल बंद ही करूंगा ना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब जापान को आ गया गुस्सा, जापान के पास केवल 2 ही रास्ते बचे। 2 रास्ते कौन कौन से, एक रास्ता या तो चाइना, कोरिया, जिन जिन देशों के ऊपर कब्जा किया है उन कब्जों को छोड़ते हुए अमेरिका के सामने घुटने टिका देना कि गलती हो गई माई बाप, अब नहीं करेंगे। और दूसरा रास्ता अमेरिका के साथ में युद्ध लड़ा जाए ताकि वो मजबूर हो जाए कि उन्हें तेल देना है, लोहा देना है। जापान ने कौन सा रास्ता चुना पता है, दूसरे वाला रास्ता। जापान ने बोला हम नहीं झुकेंगे, अगर हम झुक गए तो जापान सरकार की बड़ी बदनामी होगी, आसपास के देशों के ऊपर कब्जा किया वो क्या सोचेंगे, यहां तक कि जापान की जनता क्या सोचेगी, इसलिए हम तो किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। जापान ने क्या किया, 1941 में 7 तारीख को, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक से पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब ये पर्ल हार्बर क्या है, पर्ल हार्बर जो है पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। नौसैनिक अड्डा इतना बड़ा कि अचानक से जापान ने उसके ऊपर हमला किया बिना चेतावनी के। 1941 में सुबह सुबह 5 बजे 2 घंटे तक लगातार हमला किया। कहाँ है ये, आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये है इंडो पैसिफिक रीजन्स, यानी कि ऐसा मैप जो कि इंडो पैसिफिक देश ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा देश, और हमारे देश से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा जापान। जापान से थोड़ा सा अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ एक छुटकू सा आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा। ये जो छुटकू सा आपको दिखाई दे रहा है यही है पर्ल हार्बर। क्या है, पर्ल हार्बर। और ये है अलास्का। क्या है, अलास्का। ये भूमि क्या है, एक टाइम रशिया वालों की हुआ करती थी, ये रहा रशिया। यहाँ रशिया खत्म हो रहा है, ये हल्की सी खाड़ी है बस यहाँ पे, फिर अमेरिका शुरू हो जाता है ना। और ये रहा आपको दिखाई दे रहा होगा अमेरिका। अमेरिका के ही एक 2-3 द्वीप एक साथ यहाँ पर बने हुए हैं जिनका नाम है पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर पर अमेरिका की बहुत ज्यादा सेना यहाँ बैठा करती थी, जो कि पूरे के पूरे प्रशांत महासागर यहाँ तक कि हिंद महासागर को कवर करती थी, नजर रखती थी। यानी कि अमेरिकी की नौसेना का एक बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था, जिसके ऊपर जापान ने अचानक से सुबह क्या कर दिया, हमला कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को हमला कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, जापान से थोड़ी सी दूरी पर है। अगर हम इसको जूम करें तो ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये है पर्ल हार्बर, और इसी में एक द्वीप है जिसका नाम है होनोलुलु। क्या है, होनोलुलु। और इसी होनोलुलु द्वीप से थोड़ा सा दूरी पर आपको यहाँ नजर होगा। अब जापान को अच्छे से पता था कि अगर लंबी लड़ाई अमेरिका के साथ में लड़ी तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अगर 6 महीने लड़ाई चली तो भी नहीं जीतेंगे,
12 साल लड़ाई चली तो भी नहीं जीतेंगे। यानी अमेरिका के साथ में जापान बड़ा युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, वो चाहता था कि ऐसा युद्ध हो जिसमें अमेरिका को झटका लगे कि जापान बड़ा खतरनाक है और वो खुद ही घुटने पे आके बोल जाए कि हमने आपसे पंगा लेके गलती कर दी, आपको जो तेल वगैरह हम दे रहे थे वो हमको देना ही चाहिए, हम नहीं रोकेंगे, है ना। जापान को यही लगा था कि अचानक से हमला करेंगे तो अमेरिका झुक जाएगा, बल्कि ऐसा हुआ नहीं। अब जापान ने जो हमला किया ना वो केवल 2 घंटे का हमला था। अब 2 घंटे के अंदर अमेरिका का क्या नुकसान हुआ सुनिए जरा। 2 घंटे के हमले के अंदर 350 विमान फाइटर जेट तहस नहस हो गए, जल गए बुरी तरीके से। 8 युद्ध पोत वो भी पूरी तरीके से जल गए। 2400 से भी ज्यादा प्रकार के सैनिक वहां पर मौजूद थे, वो भी जल गए। मतलब ऐसा खबर मिलती है इतिहास के अंदर कि जब सुबह सुबह 5-6 बजे इनकी तरफ से रॉकेट आर्टिलरी आने शुरू हो गई, मिसाइलें आने शुरू हुई, तो अमेरिका के सैनिकों को ऐसा लगा कि किसी देश की तरफ से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। और जब वो उनके ऊपर गिरना शुरू हुए तो उनको फिर अचानक से पता चला कि ये तो युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध के दौरान ये कहा जाता है कि अमेरिका के रसोई में जो रसोईया था वो तक हथियार उठा लेता है, और जो दूसरे लड़ाई करने वाले थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। मतलब बहुत भारी वाली सिचुएशन उस समय की दिखाई जाती है जब इसने अटैक किया था। अब देखो हुआ क्या, आज इसने हमला कर दिया। 7 दिसंबर का वो दिन जिस दिन अमेरिका के अंदर मातम छाया हुआ था, 2400 सैनिक एक साथ शहीद हो गए, एक साथ सारे के सारे चले गए। और इधर क्या चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, 1941 वाला दौर है। आप सभी को याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत 1939 में हो गई। 1939 से लेकर 1945 तक क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और इसमें 1941 में क्या है, अमेरिका अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वार में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा था। हालांकि वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा था, ब्रिटेन वालों को हथियार दे रहा है, सोवियत संघ वालों को हथियार दे रहा है जर्मनी के खिलाफ, पर वो खुले तरीके से युद्ध में नहीं कूद रहा था। अब अमेरिका को लगा था कि अगर जापान ने हमला किया, उसका बदला नहीं लिया गया, तो दूसरे देश भी अमेरिका को कमजोर समझेंगे। 7 दिसंबर के दिन जापान ने हमला किया। 8 दिसंबर के दिन पूरी शक्ति के साथ में अमेरिका रेडी हो गया। जापान को लगा था वो डर जाएगा, हमला नहीं करेगा, पीछे कदम हटा लेगा, क्योंकि अचानक से हमने हमला किया है। ये बहुत बड़ी क्षति थी इतिहास की, पर अमेरिका ने तुरंत बदला लेने के लिए 8 दिसंबर के दिन जापान के ऊपर हल्ला बोल दिया। और हल्ला ऐसा बोला कि वो युद्ध चला जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ना चाहते हुए भी शामिल हुआ। जापान भी लड़ाई लड़ा, कई सारे देशों ने घुटने टिका दिए, रुक गए, हाथ जोड़ लिया, पर जापान रुकने को रेडी नहीं हो रहा था। जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चलती रही, और यह लड़ाई चली 3 साल 8 महीने 8 दिन तक। कितनी, 3 साल 8 महीने 8 दिन तक। जैसे हम बोलते हैं ना, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक उसी प्रकार से 3 साल 8 महीने 8 दिन तक ये युद्ध चला। और अंततः जापान फिर भी हार मानने को रेडी नहीं था। अमेरिका को आ गया गुस्सा, ए भाई साहब बहुत हो गया तुम्हारा, एक हमने बड़ा खतरनाक हथियार बना रखा है जो कि हमने अभी तक उसका यूज नहीं किया। अच्छा, उस हथियार के बारे में जानो उससे पहले ये देखो आप, ये 1941 की वो तस्वीरें हैं जब जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था। और ये पूरे युद्ध पोत आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा होगा, इतना बुरी तरीके से इसने तबाही मचाई थी। अब फाइनली जापान और अमेरिका का जब युद्ध शुरू हुआ, जापान झुकने को रेडी नहीं था, तो अमेरिका ने जापान की कमर तोड़ने के बारे में सोच लिया और अंततः अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया कि जापान ऐसे तो हार नहीं मानेगा, एक काम करो, इसके लंका लगाओ। और लंका कैसे लगाई, परमाणु हमला कर दिया। आप सभी को याद होगा कि भारत की पॉलिसी बोलती है कि भारत कभी भी उस देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा जिस देश के पास में परमाणु हथियार ना हो। पहले आगे होके तो कभी हम हमला नहीं करेंगे, पर भारत की पॉलिसी ये बोलती है जिस देश के पास में परमाणु नहीं है उस देश के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। अगर किसी देश ने परमाणु हमला कर दिया तो दूसरी बार वो जीवित ही नहीं रहेगा, इतना भयंकर रिप्लाई होगा। ये हमारे भारत की नीति है। पर अगर हम जापान की और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने एक ऐसे निहत्थे देश के ऊपर परमाणु गिरा दिया था जिसके पास परमाणु का नामो निशान नहीं था। जापान के पास आज भी परमाणु नहीं है। आज भी अगर वो किसी परमाणु का यूज करना चाहे तो अमेरिका वालों का करेगा, क्योंकि जापान के पास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। अब इसने क्या किया, हिरोशिमा नागासाकी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा नागासाकी, ये वाला छोर है नागासाकी का, और हिरोशिमा कहाँ है, ये रहा हिरोशिमा, ये रहा हिरोशिमा, है ना हिरोशिमा। तो ये जापान का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इन 2 जगह पर लगातार इसने हमला कर दिया
परमाणु गिराया, जिसकी वजह से बड़ा खतरनाक यहाँ पर विस्फोट हुआ और इतना मोटा यहाँ से गुब्बार निकला जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई। और आज भी हिरोशिमा नागासाकी वाले इलाके के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो विकलांगता के शिकार होते हैं। और अगर आप कभी जापान घूमने के लिए जाएंगे तो ये बोर्ड लगा हुआ है हिरोशिमा नागासाकी का, इसके अंदर आप जाएंगे तो अमेरिका ने जिस बिल्डिंग के ऊपर गिराया था ना, वो बिल्डिंग आज भी आपको ऐसी दिखाई देने वाली है। खंडर है, साइड में डेवलपमेंट करवा दिया है पर वो वैसी की वैसी खड़ी है ताकि आप देख पाएं। पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि इसको देखने लायक बना दिया है ना, कि आप जाओ यहाँ पर देखो कि अमेरिका ने कैसे तबाही यहाँ पर मचाई थी। ये वही वाली जगह है, आज भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी जापान के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिरकार इसने हमला किया था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा, क्योंकि जापान को मजबूर किया था अमेरिका ने। यहाँ पर आपको अमेरिका सही लगता है, जापान सही लगता है, जो भी देश आपको सही लगता है या फिर हमारा देश आपको सही लगता है, जरूर से लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, नारी 100 के नाम से आपको मिल जाएगा, माफ कीजिएगा एग्जाम नारी के नाम से मिल जाएगा। इसमें डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं नारी 100 और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।